वेलकम टू द चैनल गाइस। आज हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अगर आप KVS, NVS, AMRS या DSSS भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो हम एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, पढ़ेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देंगे, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी समझने में, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिटवीन 1820 में फॉर्मेट सेट कर देता हूँ, आपको सही से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बिटवीन 1820 टू 1913 विच कंट्री इंपोर्टेड ग्रेन टू यूरोप लीडिंग टू द फॉल ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसेस। हिंदी में भी पढ़ देता हूँ, हिंदी मीडियम के भी बहुत छात्र होंगे तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है। 1820 से 1913 के बीच किन देशों ने यूरोप से अनाज का आयात किया जिससे कृषि कीमतों में भारी गिरावट आई? चार ऑप्शन आप रीड कर सकते हैं। दोस्तों इसका आंसर है US एंड कनाडा। अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको, नीचे एक्सप्लेनेशन भी हमने लिख रखा है। दोस्तों 1820 से 1913 के बीच में क्या हुआ था कि जो यूरोप था, जैसे ब्रिटेन या फिर जो कंट्रीज़ थी, वहाँ पर एग्रीकल्चर प्राइसेस एकदम से फॉल हुए। अब आप दो एग्जांपल से समझिए, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। क्या होता है, प्रैक्टिकलिटी ज़रूरी है ना। अब मान लो आपके घर के पास एक मार्केट A है और एक मार्केट है B। अब आप यहाँ रहते हैं। अब A मार्केट में अगर आप 100 kg का एक सामान मिलता है ना, 100 kg का, 100 किलोग्राम, 100 रुपीज़ पर केजी, और वही चीज़ यहाँ पर 30 रुपीज़ में मिल रही है। मान लो एप्पल आप लेते हो A मार्केट से 100 रुपीज़ में, वही B मार्केट में 30 रुपीज़ का हो गया। तो आपके घर से दूर भी होगा तो आप वहाँ से इंपोर्ट करोगे। तो 1820 से 1913 के बीच एग्रीकल्चर प्राइसेस फॉल होने की वजह से US एंड कनाडा ने यूरोप से इंपोर्ट किया था। चलिए आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि समय की हमें बचत भी करनी है, सारे क्वेश्चन को कवर करना है। सेकंड क्वेश्चन है 1787 लुइस 16 एक्साइल इट्स नोबी मेंबर्स टू द टाउन ऑफ। 1788 में लुइस 16 ने अपने कुलीन सदस्यों को किस शहर में निर्वासित किया था? इसका दोस्तों चार ऑप्शन है, पढ़ लीजिए आप। दोस्तों इसका आंसर है ट्रॉइस, जो ऑप्शन B है, ट्रॉइस। अब इसको समझ लेते हैं। तो क्या हुआ था, 1787 में फ्रांसीसी सम्राट लुइस 16 ने अपने कुलीन सदस्यों को ट्रॉइस शहर में निर्वासित किया था। अब यह क्या हुआ था, 5 मई 1789 को एस्ट्रेस जनरल की बैठक हुई थी, स्टेट जनरल की, जिसमें वायसरॉय के भवन में आयोजित की गई थी। और 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई थी। अब आपको ये दो चीज़ नहीं पता है तो भैया एग्ज़ाम करेक्ट करना नामुमकिन है आपके लिए। ये दो डेट याद कर लीजिए फ्रेंच रिवोल्यूशन के लिए। 5 मई 1789 पहली स्टेट जनरल की बैठक हुई थी, और 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई थी, ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट। और 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की फर्स्ट मीटिंग रखी गई थी। चलिए ये आपने समझ लिया होगा, आगे चलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, द देश एक्ट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट द पावर टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल। किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति दी थी? तो आपको पता है इसका आंसर है दोस्तों रौलत एक्ट। रौलत एक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये 19 एक बार मैं आपको यहाँ से लिख के बता देता हूँ। तो 1919 में आया था रौलत एक्ट। रौलत एक्ट का क्या मेन काम था? ये काम था, उस समय खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। खिलाफत मूवमेंट चल रहा था उस समय क्या होता है कि किसी भी आदमी को किसी भी शक के आधार पर बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर लेना, यही रौलत एक्ट का काम था। मतलब कोई ट्रायल नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे जेल। तो जैसा कि हम रौलत एक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब इसका आंसर एक्सप्लेनेशन आपको और अच्छे से मिल जाएगा। यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन लिख के दे रखा है, तो एक्सप्लेनेशन को हम पढ़ लेते हैं। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में सर सिडनी रौलेट, पूरा नाम था सर सिडनी रौलेट, के नेतृत्व में रौलट एक्ट का गठन किया गया। इस विधेयक के तथा प्रांतीय सरकार को बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी तथा बंदी बनाने का अधिकार दिया गया था, और इस विधेयक को काला कानून कहा गया था। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, शिफ्ट हैं, ये 10 तारीख का 10/10/2021 का पेपर का सॉल्यूशन भी हम करवा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन 4 है, वो वॉज बेस्ड दिस आइडियाज ऑन हाउ टू चेंज द वर्ल्ड ऑन द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ सोसाइटी थ्रू हिस्ट्री। इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण पर दुनिया को कैसे बदला जाए, इस पर अपने विचारों को किसने आधारित किया था? दोस्तों ये थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स हमको वही पता है जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ आए थे, और इनका यही कहना था कार्ल मार्क्स का कि आप जाइए और जितने भी कैपिटलिस्ट क्लास है आप उनको पावर उनसे छीनिए, कैपिटलिस्ट को
भगाइए, सोशलिस्ट को हाई करिए। मतलब अब पूंजीवाद नहीं चलेगा, सोशलिस्ट चलेगा। सरकार जो है, जो भी ज़मीन है, जायदाद है, वो सबकी बराबर है, सरकार उसका बराबर हिस्सा है। कैपिटलिस्ट में जिसके पास पैसा होता है वो सबसे ज़्यादा महान होता है। अब कैपिटलिस्ट कंट्री है यूएस है, और सोशलिस्ट कंट्री है आप देख सकते हो जर्मनी, और अगर आप देखेंगे अगर रशिया वगैरह सोशलिस्ट कंट्री है। ठीक है, अभी कम्युनिस्ट हो गई है, कम्युनिस्ट का एक्सट्रीम लेवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है भूदान मूवमेंट के रिगार्डिंग। फर्स्ट है द मूवमेंट वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, द मूवमेंट वॉज सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, और इट वॉज लेड बाय जेपी नारायण। तो दोस्तों इसका आंसर हम देख लेते हैं, ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड सेकंड। अब जिससे देख रहे हैं, अब समझना ज़रूरी है, ऑप्शन से तो बहुत कुछ होएगा, ऑप्शन कभी भी सेम नहीं आते ना। तो मूवमेंट वॉज इंडिपेंडेंट फॉर द गवर्नमेंट, हाँ ये सही था, मूवमेंट इंडिपेंडेंट था। और मूवमेंट है सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने इसको सपोर्ट किया था, ये सही है। और जेपी नारायण जो थे, इसने इसको लीड नहीं किया था, विनोबा भावे करके थे। 1951 में आंदोलन को लॉन्च किया गया था बाय विनोबा भावे। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं, और ये एक मूवमेंट 1951 में स्टार्ट हुआ था। और इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इवेंट ईयर इज करेक्ट। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन 1789, रिफॉर्म इन चर्च एंड क्लर्गी 1787, फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ बेलेस्टिल। दोस्तों इसमें पहला वाला जो है डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन 1789, ये सही है, बाकी दोनों गलत है। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं क्या है। दोस्तों यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति में क्रांतिकारी राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की अवधि जो थी 1789 में स्टेट जनरल की साथ शुरू हुई थी। और यहाँ पर आपको ऑप्शनेशन दिया है, जो आपका सॉल्यूशन यहाँ पे है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों जो बस्टिल का पतन हुआ था, फॉल ऑफ बेलेस्टिल हुआ था 14 जुलाई 1790 को हुआ था। और 1789 में जैसा आपने ह्यूमन राइट वाला जो था वो सही है। और जो आप पढ़ेंगे कि जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पादरियों का नागरिक संविधान चालू हुआ था 12 जुलाई 1790 को हुआ था। ठीक है, ओके। व्हाट इज द नेक्स्ट, गिव मी ब्लड एंड आई शिल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसका नारा था? ये हम सभी को पता है, इसके आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना जो थी आज़ाद हिंद फौज के लिए प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कहा था। इन्होंने जय हिंद का नारा भी दिया था। इनके द्वारा जो फेमस बुक है उसका नाम है द इंडियन स्ट्रगल, ईयर याद कर लीजिए 1942 में आई थी। गांधी जी के लिए सर्वप्रथम जो राष्ट्रपिता वर्ड यूज़ किया था वो सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। ठीक है, सॉरी आंसर लिख जाता है। व्हेन वाज दिल्ली कैप्चर्ड ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, दिल्ली को कब कैप्चर्ड किया गया था? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 20 सितंबर 1857 को दिल्ली को कैप्चर किया। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का वास्तविक नेता बहादुर शाह द्वितीय जो थे उनको बनाया गया था, और जनरल बख्त खां और खान बहादुर उनके सेनानायक थे। दिल्ली पर कब्जा करने के दौरान ही अंग्रेज कमांडर जॉन निकलसन की मृत्यु हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है, कौन था? जॉन निकलसन। द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930 वॉज अ पार्ट ऑफ विच मूवमेंट? तो इसका हम देख लेते हैं। तो ये था खेड़ा सत्याग्रह का था, क्विट इंडिया मूवमेंट का था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। दोस्तों इसका आंसर है सी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1930 का नमक सत्याग्रह सविना जो CDM जिसे हम कहा जाता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, कब हुआ था? 12 मार्च से 6 अप्रैल इसकी इंपॉर्टेंट डेट है। जो नमक सत्याग्रह हुआ था, इसमें गांधी जी ने 11 सूत्री मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा समर्थन न मिलने के कारण गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 जो सहयोगी थे उनके साथ दांडी पथ की यात्रा प्रारंभ की। 24 दिन की ये यात्रा थी जिसमें 240 किलोमीटर उन्होंने चला, और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने इस जो लॉ बनाया था ब्रिटिशर द्वारा उसको ब्रेक किया। वो वॉज द लीडर ऑफ खुदाई खिदमतगार। अब यार इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है अब्दुल गफ़ार खां, ऑप्शन ए देख सकते हैं यहाँ पर। अब कौन थे अब्दुल गफ़ार खां? तो इनका जो थे ये खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेतृत्व करता थे। इनका जन्म पेशावर पाकिस्तान में हुआ, 1890 को हुआ था। अब CDM में इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी जो 1930 में हुआ था, इसलिए इन्हें खुदाई खिदमतगार और पश्चिम उत्तर का नॉर्थ फ्रंटियर इन्हें कहा जाता है, वहाँ का गांधी कहा जाता है, सीमांत गांधी।
द 1945 प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया इज ऑल्सो नोन एज, इसे क्या कहा जाता था दोस्तों? इसका नाम था बॉम्बे प्लान। व्हाट वाज द नेक्स्ट? हाँ सिंपल, जो ऐसे एक्सप्लेनेशन वाला होगा उसे हम समझाएंगे। वो अमन द फॉलोइंग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और चलो इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों 3 टेबल हुई थी। फर्स्ट हुई थी 1929, सेकेंड 1930 और थर्ड वाली भैया 1931। और जो फोर्थ तो हुई नहीं थी, लेकिन 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट ईयर है, आपको याद रखने। अब होता क्या है कि कांग्रेस किसी भी जो फर्स्ट और सेकंड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें नहीं गई थी। तो आपको याद रखना है कि कांग्रेस इसमें है, तो वहाँ से उसको आपको हटा देना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, समझ तो हमने लिया है। डेलीगेट्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं गई थी, बाकी सब गए थे। और महात्मा गांधी भी नहीं गए थे दो इसमें फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 2। अब यहाँ आपका आंसर है, ये देखिए प्रथम गोलमेज, ऑप्शन ए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 जनवरी से हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवादियों, दलित वर्ग तथा देसी रियासतों ने, प्रिंसली स्टेट ने यहाँ पर टेक पार्ट करा था। तो आपसे कोई पूछ ले कि हिंदू महासभा ने करा था, तो हाँ करा था। मुस्लिम लीग ने करा था, तो करा था। उदारवादियों ने करा था, हाँ करा था। दलित वर्ग के जो जननायक थे कौन थे? B.R. अम्बेडकर, करा था, हाँ उन्होंने टेक पार्ट इसमें किया था। क्वेश्चन नंबर 13, in the context of stages of Russian Revolution, which of the following statement is correct? By the early 20th century, middle class intellectual started in participating. In the 19th century, it only included the member of peasants and workers. तो दोस्तों ये सही बात है। 19th सेंचुरी जो आप देख रहे हो यहाँ पर, जो 20th सेंचुरी है उसमें जो पढ़े लिखे लोग थे वो समझने लग गए थे कि हमारे टेक पार्ट से ही अब रिवोल्यूशन होगा और ये ज़रूरी है। और जो 19th सेंचुरी थी, मतलब जो 1800s का समय चल रहा था, उस समय पर सिर्फ पीजेंट और जो वर्कर होते थे वही रिवोल्यूशन में टेक पार्ट करते थे। जो पढ़े लिखे लोग थे वो उससे दूर रहते थे कि नहीं हमें नहीं पढ़ना है इस चीज़ में, XYZ। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, इसमें क्या होगा? बोथ 1 and 2। Which society destroy the private ownership of means of production and in place of create public ownership of production? सोशलिस्ट या कैपिटलिस्ट? तो दोस्तों हम सभी को पता है कि जो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सोशलिस्ट। तो हमको ये पता है कि जो सोशलिस्ट होते हैं वही ये चाहते हैं कि हम कैपिटलिस्ट को जड़ से उखाड़ के फेंके और पब्लिक ओनरशिप लेके आए इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप। ठीक है। अब वो व्हेन वाज द टेनिस कोर्ट और टेकन, टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 20 जून 1789। ठीक है, ये देखिए 20 जून को वायसराय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया और कहा कि जब तक संविधान नहीं बनेगा ये असेंबली कभी भी भंग नहीं की जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 16, वो स्टार्टेड द खिलाफत एट मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया था? दोस्तों ये 2 व्यक्ति थे, 2 भाई थे, जिनका नाम था मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बी फॉर बॉल। व्हेन वाज द किंगडम ऑफ अवध एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश? दोस्तों कब किया गया था ब्रिटिश ने अवध को एनेक्स? 1856 में 56 में अवध को एनेक्स किया गया था। अब इसको समझते हैं, इसके पूरे प्रोपेगेंडा को क्या था। अब दोस्तों एक सास करके एक पॉलिसी आई थी, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। इसको कौन लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली बहुत ही खतरनाक आदमी थे। इन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसमें ये 3 ग्रुप हैं, ये ब्रिटिशर्स हैं। इन्होंने कहा हम एक ग्रुप बनाते हैं, अब अगर हम पे हमला होगा तो आप तीनों को आना पड़ेगा, इस पे हमला होगा तो हम तीनों आएंगे, और इस साइड वाले पे होगा तो हम तीनों आएंगे, और जिसने नहीं लिया उसकी हम टेरिटरी एक्सनेक्स कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। तो और कुछ भी कह देता है कि अगर आप रूल करने के लायक नहीं हो, आप इनके टेंस हो, आप में इतनी पावर नहीं है, हम रूल करेंगे, ऐसे कह के उनका राज्य छीन लेते थे। 18, लीडरशिप टू द रशियन रिवोल्यूशन वॉज प्रोवाइडेड बाय विच पार्टी? तो ऑप्शन 1 है रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशियन फेडरेशन। तो उसका इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली 1, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। से क्या आप पढ़ पा रहे हैं? तो रूस में 2 क्रांति हुई थी, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ।
तो पहली हुई थी फरवरी में, दूसरी हुई थी अक्टूबर में। कब हुई थी? 1917। ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। ओके। हु वॉज द चूजन द प्रेजिडेंट ऑफ थर्ड स्टेट इन 1789? तीसरा जो स्टेट था नोबल एंड क्लर्जी का, उसका प्रेसिडेंट किसे बनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, जीन स्लेवियन बेली। अब ये कौन थे? जीन स्लेवियन बेली को मई 1789 को थर्ड स्टेट का अध्यक्ष चुना गया। 20 जून को टेनिस कोर्ट में प्रसिद्ध कार्रवाई का नेतृत्व किया था इन्होंने, और फ्रांस के लिए लिखित संविधान स्थापित होने तक अलग नहीं होने की शपथ ली थी। अब ऑप्शन विच रिवॉल्यूशन वॉज स्पार्क्ड ऑफ ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ ब्रेड इन पेट्रोइट? तो दोस्तों एक कौन सा रेवोल्यूशन था? दोस्तों इसका आंसर है ए, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। तो हमने बताया था 2 रेवोल्यूशन हुए थे रशिया में, पहला फरवरी 1917 और सेकेंड है अक्टूबर, जिसे ब्लड रेवोल्यूशन भी कहते हैं। 1917 में पहला फरवरी में, जैसे हमने बताया, फरवरी में क्रांति हुई थी पेट्रोल में। ये रोटी की कमी के कारण हुई थी, यहाँ पे फूड की कमी हो गई थी इसलिए हुआ था। और दूसरी 1917 में क्रांति हुई थी, जिसमें समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था सत्ता पर, सोशलिस्ट पार्टी पावर में आ गई थी।